और धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मामला यूपी में एक सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन से जुड़ा हुआ है, जिनकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर दी गई है। न्यूज 18 के अमित गंजू की खबर है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के अध्यक्ष ने धर्म परिवर्तन और धर्म की आड़ में लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें आईएएस इफ्तिखारुद्दीन कुछ मौलानाओं को उपदेश देते दिखाई दिए। वीडियो आपके सामने है और वीडियो में एक मौलाना धर्मांतरण का जिक्र करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आरोप है कि यह वीडियो आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के कानपुर के सरकारी आवास का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन इस वक्त यूपी परिवहन निगम के चेयरमैन हैं और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और कई अहम जिम्मेदारियां इस वक्त भी निभा रहे हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो के बाद सियासी तौर पर उबाल सामने आ गया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो आखिर इस वायरल वीडियो के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई ये मजहबी पाठशाला जो है वो धर्मांतरण के नाम पर चलाई जा रही है? अगर ये सच है तो यकीनन ये सच सामने आना बेहद जरूरी है। और वायरल वीडियो पर अब ये घमासान भी यहां पर देखने को मिल रहा है। जांच का दायरा भी इस वायरल वीडियो को लेकर बढ़ा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद जांच के आदेश योगी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। इससे पहले भी कई बार धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में लगाम कसने की जो कोशिशें यहां पर की जा रही है, उस बीच इस वायरल वीडियो का सामने आना, खासतौर से ऐसे वक्त में जब आने वाले वक्त में यूपी विधानसभा चुनाव भी है, धर्मांतरण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे दुनिया के इंसानों या नास एक कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है ना, इंसान के माने एक इंसान। और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेमाल में, इसके माने कुल के कुल इंसान। और शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अफसर के घर जुटे लोगों ने धर्मांतरण की बात की। एक मौलाना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। अभी पिछले दिनों पंजाब के एक भाई ने इस्लाम कबूल किया, तो मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दरिया बनी? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उसका बहन की मौत दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए? मैंने बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई। मेरे बहन ने माली में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी जलेगी। उसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। और हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, धर्मांतरण का एक ऐसा मुद्दा जो पिछले कई सालों से और ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आया, खासतौर से तब जब योगी सरकार ने इसको लेकर कानून की एक रूपरेखा भी यहाँ पर सामने रखी। लेकिन क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर रखता है, क्योंकि एक ऐसा अधिकारी जो कई उच्च पदों पर रह चुका है, जो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस वक्त भी यहाँ पर निभा रहा है। वायरल वीडियो की भले ही न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वायरल वीडियो को गंभीरता से लेना कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, वायरल वीडियो का जांच लाजमी है, इसका फॉरेंसिक जांच होगा, उसके बाद ये तय होगा कि ये मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन जो कि आईएएस अफसर है 1985 बैच का, उन्हीं का ये वीडियो है कि नहीं, उन्हीं के सरकारी आवास का ये वीडियो है कि नहीं। बताया ये जा रहा है कि ये जब कानपुर में तैनात थे उस वक्त का ये वीडियो है, लेकिन क्या ये वीडियो डॉक्टर है? तो इस बारे में तो जांच एजेंसी ही बताएगी, चाहे वो यूपी एटीएस हो या फिर दिल्ली या फिर पुलिस कमिश्नरेट हो, यही लोग बताएंगे जांच करके कि क्या वाकई में ये वीडियो डॉक्टर है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ और जिस तरीके से यूपी एटीएस लगातार पिछले कुछ महीने से धर्मांतरण के मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब धर्मांतरण के मामले में चुनाव भी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, तो जाहिर तौर पर धर्मांतरण मामले को एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है। और जिस तरीके से ओवैसी अपने मंचों से मौलाना कलीम की गिरफ्तारी हुई या फिर धर्मांतरण मामला जिस तरीके से लगातार इसको उठा रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये जब वीडियो सामने आया है, अब ये डॉक्टर है या कि नहीं, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद मालूम चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस वीडियो पर भी सियासत होनी लाजमी
लाजमी है। हमने खुद बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं सुबह से ही, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से हम सीनियर IAS अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुप्पी साधे हुए फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि ये वीडियो उनका है या नहीं है, उनके सरकारी आवास पर शूट हुआ है या नहीं है। जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं कि एक बार वो एक पार्ट में वो वक्ता है तो दूसरे पार्ट में वो श्रोता है, तो बहरहाल अभी वो कुछ इस मामले में बोल नहीं रहे। लेकिन इस वक्त जो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है बहुत ही अहम पद पर तैनात है। UPRSTC यानी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चेयरमैन के पद पर तैनात है। जाहिर तौर पर जब वो अपने दफ्तर आएंगे तो उनसे हम बातचीत एक बार फिर करने की कोशिश करेंगे, कि जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वीडियो उन्हीं का है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण मामले पर लगातार सियासत हो रही है, जिस तरीके से ओवैसी पिछले दिनों प्रयागराज में थे, उसके बाद कानपुर में थे, और जिस तरीके से वो लगातार एक विशेष वर्ग को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि 47% मुसलमान जो है वो उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद है, तो क्यों ना अब उठ खड़े होने की जरूरत है। इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है ओवैसी या फिर दूसरे राजनीतिक पार्टियों को कि ये जो धर्मांतरण का मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, और ये इस पर सियासत ना होकर जिस तरीके से यूपी ATS लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं हुई, उनका भी नाम इस मामले में आया और देखा गया कि विदेशी फंड उनके NGO में आया था 20 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ नहीं, सविना समझने की जरूरत है। 20 करोड़ रुपए, और ये 20 करोड़ रुपया आया कहां से, खर्च कहां हुआ, इस बारे में कोई हिसाब इनके पास नहीं है। और मौलाना कलीम के कहने के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 1 नासिक, 2 मुजफ्फरनगर। तो फिलहाल 7 दिन की पुलिस कस्टडी में ये तीनों आरोपी है। तीनों से जी अमित, आपके पास जरूर करेंगे, अमित जरूर करेंगे, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और इस मामले की गंभीरता को लेते हुए इस पूरे मुद्दे को इस वक्त हम यहाँ पर सामने रख रहे हैं। और इस वक्त मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बीजेपी से हैं, मंत्री हैं। मोहसिन रजा साहब, आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ा मुद्दा है, कोई दो राय नहीं, धर्मांतरण कोई आज या कल का मुद्दा नहीं है। हालांकि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, फिर भी सियासी तस्वीर आरोप प्रत्यारोप के जरिए लगातार सामने आती रही है। एक वायरल वीडियो है जिसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो ये वीडियो है उसके जरिए एक मजहबी पाठशाला यहां पर सामने आ रही है, जिसकी जांच के आदेश भी योगी सरकार के जरिए दे दिए गए हैं। क्या कुछ आपको लगता है कितना जरूरी हो जाता है कि वाकई अगर सत्यता होती है तो ऐसी तस्वीरों पर, ऐसे भाषणों पर, ऐसी पाठशालाओं पर पाबंदी लगे? अरे देखिए, ये बहुत गंभीर बात तो है ही, क्योंकि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आप आते हैं, तो आपकी हमारी जिम्मेदारी होती है, जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमें सर्व समाज को लेकर चलना होता है। हमने जो शिक्षा दीक्षा ली है, हम समाज को ये बताना चाहेंगे, अगर हम अपने ही समाज में बैठे हैं तो कम से कम उनको IAS बनने की प्रेरणा दे दें, हम डॉक्टर बनने की प्रेरणा दें, इंजीनियर बनने की प्रेरणा दें। और ये मजहबी बातें या धार्मिक उन्माद की बात करना या धर्म के बारे में वहां बैठकर प्रवचन देना, अगर हम अधिकारी हैं, अभी आपने जैसे कहा कि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर पुष्टि हो भी जाती है और मान लीजिए ये बात सही है कि वो सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर वो ये कहेंगे कि हम अच्छी बात कर रहे हैं, हम उसको गुरेज नहीं करते, हम इनकार नहीं करते उनकी बात से, उन्हीं की मान ली जाए। अगर ये पुष्टि हो जाती है तो आपको कम से कम अच्छे से उन बच्चों को, ये कोई मस्जिद में नहीं आप बैठे हैं कि दर्स दे रहे हैं, मस्जिद में आप नमाज पढ़ने गए, क्योंकि हमारे यहाँ टोपी का चलन जो है वो मस्जिद तक ही सीमित है, लेकिन अब वो हर जगह, हर गली, हर कूचे में लोग लगाते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये चीज को लाकर आप समाज में जो एक विभाजन कर देते हैं वो अच्छी बात नहीं है। आप एक अधिकारी हैं, अधिकारी के नाते आपको वो चीज की प्रेरणा और वो मिसाल कायम करना चाहिए जिससे कि सर्व समाज को एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। मोहसिन रजा साहब, आपको ये लगता है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप भी इस पूरे मामले को लेकर होते रहते हैं, अब जिस तरह से ये वायरल वीडियो सामने आया है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर सामने आ जाएंगी, लेकिन सियासत हो जाती है धर्म को लेकर, और धर्म को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये हर कोई जानता है। लेकिन विडंबना यही है कि धर्म को लेकर सियासत होती है और धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो सियासी पकड़ में आ जाता है। देखिए, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होने की वजह से, अगर हमारे समाज को देखें और जो अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर हो। आप धर्म की बात, धर्म अगर आपको मिला है आप अपनी धार्मिक पढ़ाई करिए, लेकिन अगर कंप्यूटर है तो आप IAS हैं, तो आज बच्चों को एक जो सामाजिक शिक्षा है उसकी बहुत सख्त जरूरत है मुस्लिम समाज के। इसी वजह से जो तमाम लोग गुमराह करके धर्मांतरण जैसा अवैध धर्मांतरण का काम करते पाए गए, ये पिछली सरकारों का देखिए इस पर इसलिए हो रही है
क्योंकि ये पिछली सरकारों का किया हुआ कृत है। तो ये देश की सुरक्षा का भी मामला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को बहला फुसला कर उसका धर्मांतरण कराना, ये कहीं की वैधता, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और हम इस बात को लेकर इसलिए एजेंसियों को हमने अपनी एजेंसियों से कह रखा है कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये पिछली सरकारें नहीं है। अगर कोई भी मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस तरह की चीजें हो रही है, विदेश से फंडिंग हो रही है, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होने के बाद। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ऐसे हर वीडियो की सत्यता सामने आनी चाहिए जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़े या फिर धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण की या बहकावे की जो तस्वीर नजर आती है उससे जुड़ी हुई हो। मोहसिन रजा साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्या कुछ इस वीडियो के जरिए सामने आया वो यहां पर हम दिखाएंगे एक बार फिर। बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युवन नास, एक कुल के कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है ना। इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेमाल में, इसके माने कुल के कुल इंसान। पंजाब के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दरिया बनी? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उसका बहन की मौत दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए? ऐसा बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई। मेरे बहन ने मालिक ने डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। मोहसिन रजा जी, आपने भी ये यहाँ पर वायरल वीडियो में सुना होगा क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आपको लगता है एक सरकारी आवास का इस्तेमाल आप सरकारी कामकाज के लिए नहीं बल्कि धर्मांतरण के हिसाब से कर रहे हैं? वो तमाम उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं जो इस्लाम कबूल करने के लिए वो बता रहे उदाहरण के तौर पर आखिर क्यों इस्लाम यहाँ पर कबूल किया गया है। यानी आप सरकारी आवास का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं और सरकारी तौर पर सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल हो रहा है। ये सबसे बड़ा गुनाह यहाँ पर सामने आ जाता है। भले ही आप खुदा का जिक्र करते हैं, इस्लाम को अपनाने की बात करते हैं, लेकिन ये भी तो नियम कायदा कानून नहीं कहता है कि आप सरकारी आवास का या सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल इस हिसाब से करें। देखिए सबीना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोस की बात है कि अगर हम तो ये समझते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, और आज भी अगर कोई अधिकारी का इस तरह का वीडियो वायरल होता है और कहीं ना कहीं वो बात आम समाज के सामने जाती है और जांच का विषय बन रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर आप एक अधिकारी हैं और हमारी भी कोशिश है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चे मुख्य धारा से जुड़े, उनको भी हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, आईएएस आईपीएस बनाएं, ना कि उनको हम एक शक्ल में, मदरसे वाली शक्ल में लाकर और हम बैठा दें। तो ये हम इसको बड़ा अच्छा नहीं मान रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अगर इस तरह की बात करते पाए जाए। हम तो चाहेंगे कि इस वीडियो की जांच के बाद जो बात आएगी उस पर हम करेंगे, लेकिन अगर इस तरह की चीज ये सच हो गई तो बहुत अफसोस की बात है। इससे और अफसोस की बात नहीं हो सकती कि हम पढ़े लिखे इसलिए हैं कि हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें। अरे भाई, धर्म की शिक्षा हर घर में मिल जाती है। हमें हर धर्म ये बताता है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा इंसान बन के समाज के। बिल्कुल, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी भी मौजूद है। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है और एक वायरल वीडियो भी हमारे सामने इस वक्त चल रहा है। क्या कुछ आपको लगता है सरकारी आवास का इस्तेमाल यहाँ पर एक मदरसे के तौर पर किया जा रहा है, जहां से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, धर्मांतरण की महत्ता यहाँ पर बताई जा रही है, क्या इसे आप सही मानेंगे या गलत मानेंगे? हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, जांच यहां पर होगी, कोई दो राय नहीं है, जांच होनी भी चाहिए, लेकिन अगर इस वीडियो की गंभीरता को यहां पर ले तो क्या कुछ आपकी राय? जब आप खुद ही वीडियो की गंभीरता नहीं ले रही हैं, खुद ही आप कह रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, तो मुझसे बयान क्यों ले रहे हैं? फिर आपसे बयान सर इसलिए लिया जा रहा है अनुराग भदौरिया जी, गंभीरता ले रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, मेरी अपनी बात रखिए। अनुराग भदौरिया जी सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ, गंभीरता ना होती तो न्यूज़ 18 इंडिया इस तस्वीर को इतनी बड़ी खबर के तौर पर नहीं रखता। हम बहुत गंभीर हैं। हल्ला मचाने लगे आप, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो आप हम पर आरोप लगा रहे हैं यहाँ बैठकर, आपने ही शुरुआत आरोप से की है सर, मैं जवाब तो दूंगी ना। कमाल है भाई,
आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बोलिए वीडियो सही है तो मैं अपना बयान दूं। नहीं, हम आप क्यों ये बोलिए बोलेंगे ना ये कि वीडियो सही है? चाहिए। हम क्यों बोलेंगे? इसकी सत्यता होगी ना, अच्छा, जांच होगी ना। आप लोग भी तो आरोप के आधार पर बहुत कुछ बोल देते हैं। थोड़ा सा करो कि आप कुछ भी माने आप खुद नहीं बोल रहे वीडियो सही है या गलत है, अब इसकी जांच होगी। मुझसे कह रहे हो कि आप इसके बारे में बता दीजिए। तो हम तो यही पूछ रहे हैं ना कि इसकी गंभीरता, अगर इसकी सत्यता निकलती है, अगर इसकी किसी तरह की पुष्टि होती है, मतलब आपकी नजर में इस वीडियो के कोई मायने नहीं है, आप ये कह रहे हैं? वीडियो का मायने नहीं, आप बोलिए वीडियो सही है तो मैं इस पे बयान दूंगा। पहले जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी सर तो ये भी बोल देंगे, अनुराग भदौरिया जी ये भी बोल देंगे जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी। आरोप को सिर्फ आरोप कहा जाता है, आरोप को आरोप कहा जाता है, आरोपी को आरोपी कहा जाता है। हम दोषी नहीं कहते हैं, हम दोषी नहीं कहते हैं ना। तो आप नहीं बैठते आरोप लगाए। ठीक है, अपनी बात कहिए सर, अपनी बात कहिए, कहिए कहिए अपनी बात। आप खुद ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वीडियो सच है या झूठ है। मुझसे कह रहे कि आप वीडियो के बारे में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूछिए। बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में चुनाव है, तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि आपने बेरोजगारी पे क्या किया, महंगाई पे क्या किया, किसान या धरने पे बैठे उस पर क्या किया। बताइए आप जनता को, बताइए कि यहाँ बच्चियों के साथ जो इतनी मौतें हुई उसके बारे में बताइए। आप बताइए बेरोजगारी महंगाई से लोगों ने आत्महत्या की, आप बताइए यहाँ पे किस तरह से तड़पा है। मतलब धर्मांतरण आपकी नजर में कोई मुद्दा नहीं है? आप भी बैठकर कह दीजिए ना अनुराग भदौरिया जी, आप भी कह दीजिए ना, आप भी कह दीजिए कि धर्मांतरण से जुड़े अगर ऐसे गंभीर वायरल वीडियो सामने आते हैं तो उसकी आपकी नजर में कोई महत्ता नहीं है। एक सरकारी आवास में अगर कोई इस तरह से धर्मांतरण से जुड़े तमाम उदाहरण दे रहा है तो आप कह दीजिए कि सरकारी आवासों को बना दीजिए मदरसा। अरे मुझे क्या कहना, मैं कहूँ आप बताएंगे, मैं क्या बोलूंगा? तो आप ये क्यों बता रहे हैं कि मुझे क्या क्या कहना चाहिए? आपने भी तो बैठकर मुझे बताया है ना सर, अनुराग भदौरिया जी, आपने भी तो सर एक अपनी जबान जो है ना वो प्लीज थोड़ा सही रखिए। प्रवक्ता है आप एक जनप्रतिनिधि है, आप जनप्रतिनिधि है, वहां से बैठकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वहां से बैठकर तो आपको भी बताने की जरूरत नहीं है ना कि हमें आरोपी को आरोपी बोलना है या दोषी को दोषी बोलना है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत सम्मान के साथ आपके साथ बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसी लहजे से आप बातचीत करें। आप ये बता दीजिए, मैं बता तो आप क्यों बता रहे हैं ना बैठकर? आप बता रहे हैं, आप कह दीजिए गंभीरता नहीं है इस वीडियो की, गंभीरता आपके नजरिए में नहीं है। मुझे बोलना है, मैं बोलूंगा, क्या बताएंगे मुझे? तो आप बता रहे हैं, आप जब बैठकर वहां ये बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है, जनप्रतिनिधि आप है, मैं तो जनता की आवाज हूँ ना, मैं जनता की आवाज हूँ, आप जनप्रतिनिधि है। अनुराग भदौरिया जी सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनना भी सीखिए सर, सुनना भी सीखिए। आप बोलिए, अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, मैंने कब कहा कि आप वही बोलेंगे जो मैं कह रही हूँ? आप ये चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं हम वो बोले। मैं जवाब दूंगा, आप शब्द मार। तो आपने तो मेरे सवालों का जवाब दिया ही नहीं। सीधा सा सवाल था, सीधा सा सवाल था। अपना लहजा देखिए अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहली बात अपना लहजा देखिए। सर जनप्रतिनिधि है, हम जनता की आवाज है और आप जनप्रतिनिधि हैं। अनुराग भदौरिया जी जनप्रतिनिधि है ना, आप जनप्रतिनिधि है ना, जवाब कौन देगा? आप है जनप्रतिनिधि, आप है पार्टी से जुड़े हुए, जवाब आप देंगे या हम देंगे? हम देंगे या आप देंगे? आप बोल दीजिए कि मेरे लिए धर्मांतरण का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। अरे आप सवाल पूछिए, चिल्लाइए मत। क्या सवाल है बताइए? मेरा सवाल ये है, ये जो वीडियो सामने आया है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या एक सरकारी आवास को धर्मांतरण का जरिया बनाया जा सकता है? और आप अगर मुझसे ये कह रहे हैं कि वीडियो को सच बोलिए। चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप अपना लहजा ठीक करिए सर। अनुराग भदौरिया जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, लहजा ठीक करिए। मैं जनता की आवाज हूँ, मैं जनता की आवाज हूँ, मैं सवाल पूछूंगी, ऐसा ही लहजा है। पहले पूछना तो सीखिए आप। सवाल मुझे पूछना सर पिछले 12 साल से आ रहा है सर, आज या कल से नहीं आई हूँ, 12 साल से सवाल पूछ रही हूँ और बहुत सम्मानजनक तरीके से सवाल पूछती हूँ। नहीं, आपको क्या बोलना है? आपने बताया सर, शुरुआत आपने करी, खत्म मैं कर रही हूँ, शुरुआत आपने करी। चलिए बोलिए सर, मैं अपने सम्मान का दायरा नहीं आपकी तरह तोड़ सकती हूँ, नहीं तोड़ सकती सर। आप बोलिए सर, जो दिल में आता है बोलिए सर। अब आप सवाल का जवाब सुन लीजिए, और आपको अगर जवाब चाहिए तो बोलिए सर। मुझे नहीं, जनता को चाहिए जवाब, बोलिए। हाँ, जनता को जवाब दे रहा हूँ, आपको क्या जवाब दूंगा? मैं बोल रहा हूँ कि इस देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण का कानून है। जो समाज के अंदर में कानून तोड़ेगा, चाहे धर्मांतरण का कानून तोड़े, चाहे यहाँ कानून व्यवस्था का कानून तोड़े, चाहे किसी प्रकार का कानून तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें आप मुझे क्या बता रही हैं भाई? ये बात आपने पहले क्यों नहीं बोली? अनुराग भदौरिया जी, ये बात पहले क्यों नहीं बोली आपने? ये क्या बात आपने पहले बोली? नहीं बोली आपने सर। आपने बैठते ही पता नहीं मुझसे क्या क्या बुलवा दिया कि मैं बीजेपी से क्या पूछूं, जो हम लगातार कई सालों से पूछ रहे हैं। ठीक है, मोहसिन रजा जी, अनुराग भदौरिया जी ने तो पहले सवाल का जवाब अगर अभी दे दिया होता। सर लहजा थोड़ा ठीक करिए,
मोहसिन रजा जी, अनुराग भदौरिया जी को आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि हम तो जनता की आवाज है और जनता की आवाज वो अभी आप बैठते ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता आपकी आवाज सुन ले, बताइए। ये बोलिए तो स्क्रिप्ट दे दीजिए ना, मुझे पूरा स्क्रिप्ट दे दीजिए करके, ये मेरी ये स्क्रिप्ट है। आप मेरा सवाल सुन लीजिएगा सर, इस वीडियो को, इस पूरे बुलेटिन को दोबारा देखिएगा कि अगर मैंने कहा हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप बोल दीजिए। सीधा सा सवाल था जिसका आपने उल्टा जवाब दिया और अब जाकर सीधा जवाब दिया है। मोहसिन रजा जी करके मुझे सबसे अच्छा रहेगा, आप स्क्रिप्ट भेजेंगी, मैं स्क्रिप्ट ओके कर दूंगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा इनको चुप कराइए तो मैं बात का जवाब दूं। मोहसिन रजा जी, आप सुबह सुबह आकर गुस्से में क्यों बैठते हैं और पूरा दिन आपका यूं ही जाता है सर? हर डिबेट में आपका दिन यही जाता है। सवाल का जवाब हमने तो कोई स्क्रिप्ट नहीं भेजी सर, मुझे भेजनी होती तो मैं फोन करके पहले आपसे खुद पर्सनल बात कर लेती। नहीं, खुद पर्सनल बात कर लेती ना सर, मुझे स्क्रिप्ट भेजने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई एक स्क्रिप्ट रहती है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आपके पास खुद रहती है सर। सवालों का जवाब देना जो होता है वो आप देते नहीं है, जो नहीं देना होता है वो बहुत सटीक तरीके से बहुत अच्छे से देते हैं। यही आपकी गुणवत्ता है सर। मोहसिन रजा जी, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। अच्छा है, जनप्रतिनिधि को जवाब दे, क्योंकि जनता की आवाज जो हम बैठे हैं उस आवाज को ये सुनाना नहीं चाहते। अपराध में क्या बोल रहे हैं मोहसिन रजा जी, पूछिए ना। देखिए ऐसा है सबीना जी, जी सबीना जी, अब इनको थोड़ा शांत करा दीजिए। हमारे मित्र हैं लेकिन ये गलत जगह पर हैं, इसलिए इनको परेशानी होती है। चूंकि वहां पर जिस तरह से इन्होंने अभी आप हमारे इतने बड़े चैनल पर बैठकर एक महिला का क्या इन्होंने सम्मान किया है, ये पूरे देश ने देखा है और पूरे विश्व ने देख लिया होगा, क्योंकि अब तो आप सोशल मीडिया पर हैं और ये टीवी चैनल हमारा पूरे विदेशों में भी देखा जाता है। तो समाजवादी पार्टी के नेता क्या सम्मान करते हैं महिलाओं का, ये भी दिख गया सबीना जी। और दूसरी बात जो वो उन्होंने कही, ये सारी चीजें, ये सारी नर्सरी जो लगी थी, ये समाजवादी पार्टी के दौरान ही है। धर्मांतरण वाले लोग, आतंक को महिमा मंडित करने वाले लोग या गलत सलत काम करने वाले लोगों को, महिमा मंडित अपराधियों को जो है वो समाजवादी पार्टी के ही दौर में किया गया था। तो आज जो सबसे परेशानी इनको हो रही है वो ये इनको इसलिए हो रही है क्योंकि इनको जनता ने निकाल कर फेंक दिया है और ये एक गंभीर प्रकरण है। और गंभीर मुद्दे पर इस तरह से बात करना, ये आप समझ सकती हैं कि कितना गंभीर हो गई है। अगर सत्ता में थे तो इन्होंने कितना गंभीरता से इन बातों को लिया होगा। इसीलिए प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया है। ये एक सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसकी जांच जब एजेंसियां करेंगी उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन हमारी एजेंसियां सतर्क हैं। आज कोई अपराध नहीं हो रहा है, आज आतंकी कोई अपनी साजिश को कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अपनी साजिश को नाकाम करने का काम कर रही है हमारी उत्तर प्रदेश के लोगों की सरकार। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षा दी जाए, न्याय मिले और विकास हो उत्तर प्रदेश में। इन्होंने विनाश का काम किया, इन्होंने विनाश किया, इन्होंने कोई और काम नहीं किया। और खाली चीखने चिल्लाने के सिवा इनके पास बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि इनके टाइम में लूट, हत्या, बलात्कार, चिन्हती कौन सा काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरान गुंडों ने, माफियाओं ने। उत्तर प्रदेश की इनसे त्रस्त हो गए थे लोग। जवाब वोट के माध्यम से अब ये खाली चीखने पुकारने से कुछ नहीं होगा। आपके जो पॉलिसी, ये अकेले झंडा लेके घूमे एक्सप्रेस वे पर, वही ठीक है। अकेला एक एक्सप्रेस वे है और अकेले ये दिखाई दे रहे थे, अपना झंडा लेके वहाँ घूमते रहे। एक भी आदमी इनके साथ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए, मोहसिन रजा जी, चलिए अनुराग भदौरिया जी को एक बार फिर से मौका देते हैं। अनुराग भदौरिया जी अपनी बात रखिए, रुकिए सर, थोड़ा सा सब्र कर लिए अनुराग भदौरिया जी, ताकि जनता समझ पाए आप क्या कह रहे हैं। मोहसिन रजा जी आपकी बात सुन ली। अब अनुराग भदौरिया जी आप पूछिए, क्या इस वीडियो के कोई मायने हैं आपके नजरिए में? आपने तमाम मुद्दे यहाँ पर बताए सर, मैं बहुत सम्मानजनक तरीके से आपसे पूछ रही हूँ, आराम से बात करते हैं सर, थोड़ा सा सम्मानजनक तरीके से बता दिया। बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, मतलब सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल होगी, सरकार को चला जाना चाहिए ना। सरकार या धर्मांतरण का कानून, ठीक है, चलिए ठीक है, यही सवाल, इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं सर, इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा जी, सरकार तो आपकी है ना, अनुराग भदौरिया जी, मार बलात्कार अपराध कुछ नहीं रोक पा रही है,
तो सरकार किस बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में है? सिर्फ यहाँ पे मोहसिन रजा जी, यानी कि योगी सरकार फेल है। अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं योगी सरकार फेल है। अगर ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर सामने आती है तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की ही बनती है। आप लोग इन तस्वीरों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से चाहे ये वायरल वीडियो हो जो धर्मांतरण को लेकर हो या तमाम अहम मुद्दे हो जिनका जिक्र यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि राज्य तो आप ही का है, सत्ता आप लोगों के हाथ में ही है। मैं बोलता रहा, मेरे बीच में बोलती नहीं है, कैसे बात कर रहे हैं? इनको थोड़ा शांत करा दें तो थोड़ा अच्छा होगा। इनको या तो इनका वॉल्यूम कम करा दें या इन्हीं को बोलने दो बातें नहीं होंगी एक साथ। आप पहले इनको शांत करा दीजिए तो बात का जवाब बोलना शुरू करता हूं। उनको वो अनुराग भदौरिया जी आप चुप कब हुए हैं? अनुराग भदौरिया जी आप चुप कब हुए हैं? आप मौसी रजा के बीच में बोलिए ना, मौसी रजा के बीच में आप चुप हो जाती हैं। सर आप ही सवाल पूछिए, आप ही जवाब यहाँ पर दीजिए। बीच में बोलने लगती है, ये क्या है भाई? कैसी एंकरिंग करती हैं आप? तो सर आप पहले निकालिए ये बुलेटिन देखिएगा आप चुप कब हुए हैं। आप अनुराग भदौरिया जी चुप कब हुए हैं? आप चुप कब हुए हैं? और मेरा जवाब भी नहीं लेगी। आप शांत कब हुए ये तो देखिए। आप जवाब दीजिए, ये क्या करना चाहते हैं भाई आप? नहीं आप शांत कब हुए हैं? थोड़ा तो शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी आपको बुलाया है तो बोलने के लिए बुलाया, लेकिन आप शांत तो हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, मोहसिन रजा जी तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम आरोप लगाए हैं। मोहसिन रजा जी अपना रिएक्शन दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास दोबारा से लौटेंगे। अनुराग भदौरिया जी थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए, आपके पास ही आएंगे। सबीना, जब हमारी सरकार और हमारी सरकार की सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो यही लोग आकर खड़े होते हैं, बल्कि इनकी पार्टी के मुखिया तक कह देते हैं कि आतंकियों को जो पकड़ा गया, अगर कोई प्रेस वाला सवाल पूछता है तो कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो अब आप सोचिए कितना गंभीरता से लेगी समाजवादी पार्टी इस प्रकरण को, जब इनके मुखिया ही कह देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं करते। है, अपराधियों को पकड़ रही है और सुरक्षा दे रही है प्रदेश की 23 करोड़ जनता को। अपराधी तो सरेआम घूम रहे हैं यहाँ पे, दिन दहाड़े चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार है। आप कह रहे हैं अनुराग भदौरिया उससे हट के तो नहीं बोल सकते, तो इनके लिए ये गंभीर मुद्दा नहीं है, इनके लिए इससे गंभीर मुद्दा नहीं है, यही लोग इनके लिए। चलिए ठीक है मोहसिन रजा जी, अनुराग भदौरिया जी को बोलने देते हैं, पूरा मौका देते हैं, एक बार अच्छे से सुन लेते हैं। ठीक है। शराब पीने से लोगों की मौतें हुई, कितने शराब माफिया आपने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। कितने शराब माफिया? क्योंकि ऐसे जनता को कुछ समझ नहीं आएगा। मोहसिन रजा जी, पैदा हो गए। आप एक बार अनुराग भदौरिया जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। बोलिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में मोहसिन रजा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ शराब माफिया पैदा हो गए। आपने कितने शराब माफिया यहाँ पकड़े उत्तर प्रदेश में? लगातार जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौतें होगी, सोचो आप। क्या इन्होंने उस पर कार्रवाई की? भू माफिया पैदा हो गए, क्या इन्होंने कार्रवाई की? बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं। बच्चे माने घर के, जो हमारे घर के माने जो घर में पौधा होता है, गोदे सुनी होगी मां की। अनुराग भदौरिया जी, मैं इन तमाम मुद्दों की अहमियत को समझती हूँ। सर अब मेरी बात, मुझे भी 5-10 सेकंड दे दीजिए, मुझे भी 5-10 सेकंड दे दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, मोहसिन रजा जी, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी सुनिए, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी मेरी बात सुनिए। अनुराग जी मेरी बात सुनिए। मैं मोहसिन रजा जी एक सेकंड, मोहसिन रजा जी बस एक सेकंड, मोहसिन जी, मोहसिन साहब सिर्फ एक सेकंड, अनुराग जी सिर्फ एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अनुराग जी देखिए, आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, मैं 100% कहती हूं कि ये मुद्दे बहुत अहम है। शराबबंदी, शराब का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार देने का मुद्दा हो, सर बहुत अहम मुद्दे हैं। लेकिन आज जो ये मुद्दा है जिस पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं वो धर्मांतरण का मुद्दा है। सर क्या इस मुद्दे की वाकई कोई अहमियत नहीं? सर इस मुद्दे की भी तो अहमियत है। सर जवाब दे दूं, एक ही बात कितना चिल्लाएंगी? मैंने आपको बोला कि धर्मांतरण का कानून है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो सरकार कानून का पालन नहीं कर पा रही है। ये बताइए ना आप, सरकार ना धर्मांतरण कानून का पालन कर पा रही है, ना महिलाओं पे अत्याचार रोकने का काम कर पा रही है, ना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही। तो सरकार किस लिए है? सरकार विपक्ष से सवाल पूछने के लिए या झुंझुना बजाने के लिए? सरकार की जिम्मेदारी होती है ना रोकना, तो सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? तो ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए कि आपकी सरकार में नाक के नीचे आपने जो पूछा है। मोहसिन रजा जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, पूछा है उनसे ये सवाल। अब देखिए सर, मैं आपको बताऊंगी नहीं आपको क्या बोलना है, तो ऐसे आप भी तो नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पूछा है मैंने सवाल, क्यों बैठाया मोहसिन रजा साहब को वहां पर? यही पूछा है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आप लोग क्यों इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं?
क्या आप इस बात को भी तो अप्रिशिएट करेंगे, इस बात को अप्रिशिएट करेंगे थोड़ा सा कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश, अरे मेरी बात ही नहीं समझ रहे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, तो योगी सरकार फेल है, योगी सरकार को चला जाना चाहिए। अगर योगी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में फेल नहीं होती, अगर कोई काम किया होता तो मंत्रिमंडल में विस्तार थोड़ी कर रहे होते 3 महीने पहले। ये क्यों विस्तार कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर हमने आपसे बातचीत के लिए बुलाया, उस मुद्दे पर आप आ ही नहीं रहे हैं। उस मुद्दे पर आपने एक शब्द कह दिया, बस एक शब्द कह दिया। सर क्या ये नहीं, तो ये क्या इतना गंभीर मुद्दा नहीं है जिस पर आप अपनी पूरी बात रख पाते? तमाम अहम मुद्दे आपने उठा दिए। और पहली और आखिरी बात सर, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सवालों का जवाब आप देंगे। हम जनता की आवाज है तो हम सवाल उठाकर आपसे पूछेंगे। और थोड़ा लहजा, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं सर, कहीं भी डिबेट में जाए तो ये जरूर कहूंगी, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ, राजनीति का एक लंबा सफर होने के नाते थोड़ा लहजा अच्छा रखिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक महिला से बात कर रहे हैं, किसी भी जनता की आवाज से और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा लहजा, ये अपील करती हूं और गुजारिश करती हूं, जरूर ठीक रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत यहां पर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी आपका भी शुक्रिया। हालांकि आपकी बात कितनी जनता तक पहुंची मालूम नहीं। इस बीच बड़ी खबर, कांग्रेस दफ्तर पर कन्हैया के पोस्टर यहां पर लगे हुए हैं। कांग्रेस से जुड़ सकते हैं कन्हैया कुमार, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की यह खबर है, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर पोस्टर लगे हैं और ये पहले से तस्वीर साफ भी हो चुकी थी कि आज जुड़ सकते हैं और सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि ये क्या वक्त होगा या कौन सा दिन होगा, इस पर थोड़ा सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पोस्टर का यहां लगना इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहे हैं कि आखिर एक जुड़ाव जो है अब कन्हैया का यहां पर सामने आ सकता है। कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार। अरुण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, अब तो इसे पुष्टि ही माना जाए पूरी तरह से, भले ही आधिकारिक तौर से अभी हम नहीं समझेंगे, लेकिन ये जो पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस से 100% अब कन्हैया कुमार जुड़ने वाले हैं। शाम को 3 से 4 बजे के बीच जो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और सीपीआई के नेता हैं कन्हैया कुमार, वो कांग्रेस का दामन थामेंगे और उनके साथ ही गुजरात से एक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी जो है वो भी कांग्रेस में शामिल होंगे। राहुल गांधी उनको शामिल कराएंगे, इस तरह का दावा जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार का कैंप कर रहा है। इस बीच उनके स्वागत को लेकर के पार्टी दफ्तर पर तमाम कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पोस्टर आधिकारिक रूप से नहीं लगाए गए हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के जो समर्थक हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो या उनके समर्थक हो, उन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्टर जारी नहीं किए गए हैं, फिर भी ये इस बात का संकेत तो देते हैं कि कन्हैया कुमार की कांग्रेस में जो ज्वाइनिंग आज होने वाली है शाम को, उसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने को तैयार दिख रहे हैं। 2:30 बजे के आसपास कन्हैया कुमार सबसे पहले शहीदी पार्क एक आईटीओ के पास है, वहां पर भगत सिंह की जयंती पर वहां पर जाएंगे माल्यार्पण करने, और कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस भी एक कार्यक्रम वहां पर करेगी, तो हो सकता है कि वहां पर राहुल गांधी जाए। हालांकि अभी तक उनका कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कन्हैया कुमार के करीबी लोगों का दावा है कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार को पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। चलिए, आज क्या कुछ बड़ी तस्वीर सामने आएगी, इससे लेकर नजर हमारी बनी हुई है। और दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर कन्हैया कुमार के पोस्टर्स देखिए, आप देख रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स भी यहां पर लगे हुए हैं। और अब बात हार्पिक और न्यूज़ 18 की पहल मिशन पानी की। राजस्थान के अलवर की रहने वाली उषा की शादी महज 10 साल की उम्र में हो गई थी। उन्हें तभी हाथ में से मैला ढोने के लिए मजबूर किया गया, जो कि उनके परिवार का पीढ़ियों से कमाने का एक लौता साधन था। साल 2003 में उषा की जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ आया जब वो समाज सेवी और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से मिली। छोटी थी मैं, जब 7 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी और वो ही मतलब मम्मी के साथ जाके यही सीखती थी और देखती थी कि भाई किस तरह से मम्मी मैला उठाती है, किस तरह से परात में रखती है और कहाँ उसको फेंकती है। फिर मेरी 10 साल की उम्र में मेरी शादी होगी बड़े वाली दीदी के साथ, तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया था, तो मुझे यहाँ भी वही काम करने को मिला, मैला ढोने का। तो जिससे कि लड़की सोचती है कि हो सकता है मेरे पति के घर ऐसा ना हो, ये काम करने को मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर डॉक्टर पाठक जी आए, तो वे हमसे जैसे कि कोई लेडीज तो मैला ढो के जा रही थी और कोई लेडीज आ रही थी, तो डॉक्टर पाठक जी रोक के हम लोगों को कहने लगे कि भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तो फिर हम इनकी बात सुनने लगे, कहने लगे ये काम तुम क्यों करते हो, कि हमारे लोग तो कोई और काम ही नहीं कर सकते, यही काम करते हम लोग। तो साहब ने कहा तुम लोग दिल्ली आओगे, तो कि दिल्ली हम लोग आए थे 2003 में, दिल्ली हम लोग आए थे। तो यहाँ पर
कभी हम लोगों का इज्जत और सम्मान हमको कभी मिला ही ना था। जब हम मेला ढोने का काम करते थे तो वहाँ पर स्कूल की लड़कियों, स्कूलों में बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ की लड़कियों ने स्वागत किया था, हमारे मैडमों ने, लड़कियों ने। फिर देखिए यहाँ पर नई दिशा के नाम से एक सेंटर खोला अलवर में, और यहाँ पर हम लोगों को जैसे अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ हम लोग बनाते थे। तो हमने के डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम लोग सामान तो बना लेंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन? तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूंगा सामान तुम्हारा। जिन्हों के घर में शौचालय साफ करते थे, लेकिन आज वही लोग हैं इस सामान जो हम बनाते हैं अचार पापड़ वो खरीद के खाते हैं। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी लेडीजों को उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि वाल्मीकि समाज से एक पद्मश्री मिला उनके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो खुश हुई हूँ, लेकिन हमारे समाज के बाकी के लोग सभी खुश हैं।